रूपी एक ऐसा प्राणी बनाया है जो भगवान ने बनाया है। भगवान ने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण के 4 मुख बना दिए हो, ठाकुर की 4 भुजाएं बना दी हो, बनिया के 5 पेट बना दिए हो और धानुक के केवल 1 मुंह बनाया हो, 2 पैर बनाए हो। ऐसा नहीं है। भगवान ने इस धरती पर केवल मनुष्य की उत्पत्ति की है, किसी जाति की उत्पत्ति नहीं की है। अरे ये भेदभाव को इस धरती को जन्मे हुए लोगों ने किया है। इस धरती पर लोग तो आ गए, समाज जब बन गया तो समाज जब बन जाता है, एक घर में जब 4 भाई होते हैं तो एक भाई लकड़ी का धंधा कर लेता है, एक भाई लोहे का धंधा कर लेता है, एक भाई सोने का धंधा कर लेता है। वही तीनों भाई कोई तो लोहार बन जाता है, कोई जो है कारपेंटर बन के बढ़ी बन जाता है और कोई सराफा बन जाता है। इस तरह जाति का विभाजन हुआ। मित्रों, कोई भी भगवान ने किसी को जाति के रूप में नहीं भेजा है। जब भगवान ने जाति के रूप में नहीं भेजा है तो ऊंच और नीच का अधिकार किसने दिया है? ये ऊंच नीच का अधिकार या ऊंच नीच को समझने वाले लोग, किसी को भी अधिकार नहीं है। न भगवान ने दिया है, न संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है। फिर वो लोग कौन है? वो लोग कौन है? तो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। धर्म के आधार पर जीवन जीने के लिए कहा गया ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 लोगों की कल्पना की गई। ब्राह्मण कौन है? इस शरीर में मुख को ब्राह्मण कहा गया, भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया, पेट को वैश्य कहा गया, पैरों को शूद्र कहा गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि यदि पैर नहीं होंगे तो ये समाज, ये लोग क्षत्रिय ब्राह्मण जो अपने को कहते हैं, बिना पैरों के कोई खड़ा हो पाएगा? बिना पैरों के कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। मित्रों, नहीं हो सकता है। इसलिए भेदभाव कहां से आया? किस प्रकार भेदभाव किया? अभी दादा ने कहा कि जातियों में बंटवारा हुआ। मैं अपने नेट पर एक दिन मोबाइल पर देख रहा था। नेट पर आप भी देखेंगे कि धानुक की उत्पत्ति कैसे हुई, धानुक कौन है। अभी हमें लगता है कि हम धानुक मेरे से कोई कह देता है तो मुझे शर्म लगती है कि मुझे गाली दे दी है। अरे हम धानुक सर्टिफिकेट में लिखते हैं, हम धानुक सर्टिफिकेट में लिखते हैं हमारा गोत्र है कथेरिया, हम गोत्र कथेरिया लिखते हैं। लेकिन समाज व्यवस्था के अंतर्गत हमको धानुक जाति मिली है और धानुक हम हैं, धानुक रहेंगे। हम दूसरे जाति को स्वीकार अब करने वाले नहीं हैं। लेकिन धानुक का मतलब ये नहीं है। धानुक का मतलब ये है, रामायण के समय में आप पढ़ लीजिए, अभी बताया था, महाभारत में पढ़ लीजिए, जितने राजा महाराजा हुए उनके इतिहास को पढ़ लीजिए। उनकी सेनाओं की जो पहली टुकड़ी हुआ करती थी, जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होते थे, जो धनुष धारण करते थे, जो सबसे ज्यादा बहादुर होते थे, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते थे, जो सबसे ज्यादा वीर होते थे, जो सबसे ज्यादा समर्पित होते थे, ऐसे लोगों की टुकड़ी बनाई जाती थी और उनको धनुष बाण दिया जाता था। और वही धनुष बाण लेकर के किला की और राजा की और प्रदेश की अग्रिम पंक्ति में रक्षा करने वाला, धनुष को धारण करने वाला धानुक कहा गया। मित्रों, धानुक कहा गया। मित्रों, फिर ये शर्म किस बात की? फिर किस बात की शर्म? अरे तुम किसी दूसरे को स्वीकार करने के लिए क्या तैयार हो? किसी दूसरे को लिखने को तैयार होगा?
किसी दूसरे को लिखोगे? अरे हम धानुक लिखते हैं तो धानुक है, और धानुक उत्तर प्रदेश में तो 20 जिले में है, बिहार के 50 जिलों में है, 11% की आबादी है। कोई मेहता लिखता है, कोई मंडल लिखता है, कोई खत्री लिखता है, कोई धानुक लिखता है। झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में धनक लिखते हैं, पंजाब में धनक लिखते हैं, बिहार में धानुक लिखते हैं, बंगाल में मंडल लिखते हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जब संविधान बना तो संविधान बनाते समय ये बात हुई कि सबसे देश में सबसे बुद्धिजीवी कौन है, तो पहला नाम बाबा भीमराव अंबेडकर का आया था। पहला नाम भीमराव अंबेडकर का आया। उनको मसौदा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने संविधान लिखा। संविधान लिखने के बाद वो पहले देश के लॉ मिनिस्टर बने, कानून मंत्री बने। और दूसरी बात कान खोल करके सुनना कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में पश्चिम बंगाल का योगेंद्रनाथ मंडल जो धानुक था वो पाकिस्तान चला गया, और पाकिस्तान का संविधान योगेंद्रनाथ मंडल ने लिखा। योगेंद्रनाथ मंडल ने लिखा, और पहला कानून मंत्री पाकिस्तान का योगेंद्रनाथ मंडल ने तो बना। योगेंद्रनाथ मंडल बना। ये ध्यान से सुनना। आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा हीन भावना अपने मन में पालते हो? अरे करो बच्चे, करो बच्चे, करो। अरे हम कौन सा काम करते हैं जो हम किसी से पीछे हैं? अरे जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो बदमाशी करने वाले लोग हैं, जो डकैती करने वाले लोग हैं, जो दूसरे को सताने वाले लोग हैं, जो दूसरे को लूटने वाले लोग हैं, अरे वो समाज के दुश्मन हैं। अरे हम समाज के दुश्मन नहीं हैं। हम तो समाज में मेहनत करके और कमा करके खाने वाले लोग हैं। कमा करके हम तो, हमारा समाज ऐसा समाज जिसने मेहनत के बल पर सुरक्षा जिसके हाथ में नहीं हो। आखिर में हम किस तरह की व्यवस्था अपना रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कैसा समाज बनाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते हो। समाज में लोगों को देखिए, जो लोग घाट पर घूमते हैं, जो लोग कार पर चलते हैं, जो लोग हम मोटरसाइकिल पर चलते हैं, जो हवेली में रहते हैं, जिनके लड़के अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। तुम लोग समाज में कीड़े मकोड़े की तरह रह गए हो। कब सुधरोगे? कब अपनी जिंदगी को बनाओगे? कब ठीक होगे? कब मजबूत होगे? नीचे गिनाएगा। ये तुम्हें बताना होगा, तुम्हें तय करना होगा कि हमें जिंदगी किस तरह की जीनी है। तुम समाज के अंदर गांव में जाते हो तो तुम्हें कोई चार पाई पर नहीं बैठाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा लड़का IAS बन जाएगा, तुम्हारा लड़का जितने इंजीनियर बन जाएगा, तुम्हारा लड़का जितने डॉक्टर बन जाएगा, तुम्हारा लड़का जितने लेखपाल बन जाएगा, तुम्हारा लड़का जितने MLA बन जाएगा, तुम्हारा लड़का जितने सांसद बन जाएगा। तुम्हारे समाज के ठाकुर साहब उस लड़के को कुर्सी छोड़ने और चरपाई छोड़ने को तैयार होगा। उन्नति के लिए, विकास के लिए कुछ तो करो। मैं के कठेरिया समाज को गर्व करता हूं। इसी कठेरिया समाज से IAS बन करके गया है। आप सब नाम जानते हैं, पवन कुमार को सब जानते हैं। जानते नहीं जानते पवन कुमार? उसकी मां को, उसके माता पिता के चरणों को हम प्रणाम करते हैं, उसको नमन करते हैं कि हे मां, पिता, तूने अपने पुत्र को IAS बना करके समाज का नाम रोशन किया है। मैं उसके चरणों को, माता पिता के चरणों को नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। समाज कैसा होना चाहिए ये तुम्हें तय करना है कि समाज कैसा होना चाहिए। अरे तुम बताओ,
तुम बताओ कैसा समाज होना चाहिए? पढ़ा लिखा शिक्षित समाज होना चाहिए क्या? मुझे शर्म आती है जब मैं रोड पर निकलता हूँ और मैं अपनी कार रोक करके लोगों से पूछता हूँ, लड़कों से, दौड़ते हुए लड़कों से पूछता हूँ कि तुम क्यों दौड़ रहे हो? वो कहते हैं कि मैं मिलिट्री में भर्ती होंगे, मैं सिपाही दरोगा थानेदार बनूंगा। मैं पूछता तुम किस समाज के लोग हो, बच्चे हो? कहते मैं जाट समाज का हूं, यादव समाज का हूं। तब मुझे गर्व होता है उन बच्चों पर। और जब आगे और बढ़ता हूं तो देखता हूं कि एक कलेजा में लोग घुटना पहने, बनियान पहने, कीचड़ में घुसे हुए और कांटा डाल रहे हैं, कांटा डाल रहे हैं, कांटा डाल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बुलाता हूं, गाड़ी रोकता हूं, बताओ तुम कौन हो? निकल के आता है, मैं धानुक हूं। ये बताओ तुम तय करो कि तुम्हारा बच्चा यदि कीचड़ में मछलियां पकड़ेगा तो वो क्या थानेदार बनेगा, क्या सूबेदार बनेगा? बताओ बनेगा कैसा बनेगा? हे मां, हे बहन मेरी, तेरे हाथ में तू लक्ष्मी है, दुर्गा है, तू सावित्री है, तेरे हाथ में वो ताकत है, मां के हाथ में वो ताकत है कि कन्हैया को यशोदा ने भगवान बना दिया, कौशल्या ने मां राम को भगवान राम बना दिया, और तो और अब्दुल कलाम की मां ने भारत रत्न अब्दुल कलाम को बना दिया, और तो और अम्बेडकर 14वीं संतान थी, पिता रोक रहा था लेकिन मां नहीं मानी, 14वां रत्न पैदा हुआ बाबा भीमराव अम्बेडकर। ऐसी उस मां के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं चाहता हूं कि आज हमारी मां और बहन बैठी है, तेरे में इतनी ताकत है कि जिस दिन तू तय कर लेगी अपने लाल को, अपना लाल को इंजीनियर भी बना देगी, सांसद भी बना देगी, विधायक भी बना देगी, डॉक्टर भी बना देगी। और है पिता, है बैठे हुए पिता बाबा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यदि तुम्हारे पिता ने यदि पढ़े लिखे नहीं थे, वो नहीं कर पाए क्योंकि समाज पिछड़ा था, लेकिन आज समाज पिछड़ा नहीं है, आज आगे है। अरे भाइयों, जिस औलाद को पैदा होती है उस दिन तुम ढोलक बजाते हो, घर में बतासों लड्डू बांटते हो, लेकिन उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाने नहीं भेजते हो, फीस की बात आती है तो मजदूरी करने नहीं जाते हो। अरे कब चेतोगे? मैंने देखा मुलायम सिंह के समय, जब मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की थी, तब इसी समाज के, अलीम समाज के लोग न सेना में थे, न भर्ती में थे, कहीं नहीं ज्यादा थे। एक नेता खड़ा हुआ, धीरे 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 समाज जागरूक हुआ, आज कहां पर पहुंच गया है। ये अम्बेडकर बाबा साहब को एक हमारे एक समाज के लोगों ने अपना लिया, बाबा साहब को, सबके बाबा साहब थे, कांसीराम जी आए, समाज को जगाया, लोग जाग करके खड़े हो गए और आज समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़े हो गए। हे धान को सुधर जाओ, अपने जिंदगी को, अपने भविष्य को सुधारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा बनाओ। अरे वो पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, सेवा होगी, तुम्हारे पूर्वजों का नाम लिया जाएगा, तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और नहीं तो जब गांव में जाते हैं तो एक गांव में जब घुसता हूं तो सबसे पहले गांव में एंट्री करते समय छत्री समाज का मोहल्ला मिलता है, सब घर पक्के बने हुए। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण समाज का मोहल्ला मिलता है, सब पक्के बने हुए, सब, कोई महिला बाहर नहीं है, कोई कपड़ा बाहर नहीं है, कोई लड़के नहीं बाहर डोल रहे हैं। उसके बाद जाता हूं तो धानुक समाज का मोहल्ला आ जाता है, लड़के आज 5-5 साल के तो नंगे डोले ही रहे, 8-8 साल के नंगे धूल में खेल रहे हैं, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, भात बना लिया, डिबिसिया बाहर डाल गई, गंदा संदा पड़ा है। लोग आते ही समझ जाते हैं कि किसका मोहल्ला है। अरे तुम शर्म करो, हम लोग शर्म करेंगे तब सुधरेंगे। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, अपने जीवन स्टाइल को बदलो, अपने लाइफ स्टाइल को बदलो। हमारी बैठी हुई मां बहन, यहां कोई नहीं कहेगा, सब कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के तुम भी आए हो।
अरे मेहनत में कोई मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, शर्म कोई किसी कर्म में कोई शर्म नहीं है। अरे हुनर सीखो, कोई न कोई काम करो, है निठल्लो। मैंने रसूलाबाद में ऐलान किया और या में ऐलान किया है कि जो लड़के निठल्ले हैं समाज उनकी शादी नहीं करेगा, उनके साथ शादी नहीं करेगा। ये समाज आज तय कर ले, एक ही प्रस्ताव को तय कर ले। हम कायस्थ समाज को जानते हैं, कायस्थ समाज में जिसे श्रीवास्तव बोलते हैं। और कायस्थ समाज में यह है कि यदि किसी लड़का यदि कोई नौकरी नहीं करेगा, कोई लड़का यदि नौकरी नहीं करेगा पढ़ लिख करके, तो उस लड़के की जिंदगी भर शादी नहीं होगी, कुआरा ही मर जाएगा।